Good morning, students. We will study about applications of colloids today. What are the applications? Natural applications. First, purification of drinking water. हम लोग इसके पहले बिफोर टुडेज क्लास हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज होता है। जो वाटर है, वाटर डिस्पर्जन मीडियम है और उसमें जो डिजॉल्व डर्ट है वो नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के फॉर्म में सॉयल और रोटन प्लस रोटन वुड, rotten cloths and different things whom are in the form of rotten form, whom are present in the water in the rotten form. They are in the form of negative charge colloid. So river water is purified by application of opposite charge, that is positively charged electrolyte. नदी के पानी को हम लाते हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, जैसे फिटकरी मिला देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं, तो फिटकरी में Al+3 होता है, ब्लीचिंग पाउडर है उसमें Ca++ होता है, कैल्शियम आयन एंड सो ऑन। तो जो इसमें कोलाइड पार्टिकल्स हैं नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, वो नेगेटिव चार्ज इसके कांटेक्ट में आने पर कोगुलेट कर जाते हैं और इस प्रकार से कोगुलेट हो करके नीचे बैठ जाते हैं और हम इसे फिल्टर कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। प्योर वाटर जो हमारा है, ये प्योर वाटर इसे हम दूसरे पार्ट में कलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम पानी का सफाई अर्थात प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर करते हैं और इम्प्योर वाटर जो कि रिवर वाटर है उसे पीने के योग्य बना लेते हैं। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रह गया? एक ही चीज को आपको कई बार बता दिया गया कि नदियों में बहते हुए जो नदियों में बहता हुआ जो जल है उसमें जो डिस्पर्ज फेज है सॉयल एंड अदर डर्ट, they are in the form of negative charge colloid, so they becomes precipitated by applying any positive charge electrolyte, and by use of positive charge electrolyte such colloid particles becomes coagulated and settled down at the bottom, and by filtration pure water is obtained. Clear? Second point, मेडिसिन्स। तो मेडिसिन के बारे में मैंने आपको चर्चा किया है कि ऑल द मेडिसिन्स आर यूज्ड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, ऑल मेडिसिन्स आर यूज्ड ओनली दोज पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय आवर इंटेस्टाइन whom are in the range of 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 7 centimeter size. That is 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 9 meter size. That is also called as colloidal range. So all the medicines are prepared in the form of colloidal form or colloidal solution. All the medicines must be used. They will be in the form of colloidal. Only in our intestines are eligible to absorb only colloidal range. Clear? Tanning. What is tanning?
देखो बेटे, जो ये जैसे हम लोग जानवरों का खाल लेते हैं, जानवरों का खाल से हमारा सेंस है, बकरे का खाल, भैंसे का खाल, या इस प्रकार से जो भी एनिमल आप जानते हैं कि जिनके खाल निकाले जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, और उनका कोई यूजफुल मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है, जैसे म्यूजिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, ढोलक, तबला एटसेट्रा। इसके अलावा उससे हम बेल्ट बनाते हैं, शूज बनाते हैं, आज बहुत कम बनते हैं शूज, बैग्स, जैकेट्स एटसेट्रा। उनकी टैनिंग की जाती है। ये टैनिंग क्या होती है? हम अपोजिट चार्ज कोलाइडल स्टाल विद द हेल्प ऑफ अपोजिट चार्ज कोलाइडल, वो खाल भी कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, कोलाइडल रेंज में होंगे, तो उसके ऊपर हम अपोजिट चार्ज कोलाइडल स्टाल के साथ उसकी क्रिया करा देते हैं। कंफ्यूजन? जैसे एट प्रेजेंट क्रोमियम साल्ट्स से पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जाता है, चमड़े के टैनिंग के लिए, टैनिंग ऑफ स्किन्स। तो वो दोनों एक दूसरे को चार्ज न्यूट्रल कर देते हैं, तो चार्ज नहीं रह जाता है, ठीक, और वो बहुत कड़ा हो जाता है खाल। जो पहले खाल तो बहुत मुलायम होता है, लेकिन आप देखे होंगे कि जूता या बेल्ट या जो वाद्य यंत्र हैं वो बहुत कड़े हो जाते हैं। कड़े न हो जाएं तो फिर कैसे उनमें आवाज आएगी? कंफ्यूजन? तो ये न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए की क्रिया को टैनिंग कहते हैं। तो ये चीज है टैनिंग। एनिमल हाइड्स आर कोलाइडल इन नेचर। एनिमल हाइड का मतलब जानते हो? वही खाल, ठीक है बेटा। एनिमल हाइड्स आर कोलाइडल इन when a hide which has positively charged particles is soaked in tannin which contain negatively charged colloidal particles. Mutual coagulation takes place. Mutual coagulation takes place का मतलब दोनों एक दूसरे को कोगुलेट कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। कोई दिक्कत? और अभी आपने बताया आगे कि पोटेशियम के कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल टैनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। जो क्लीनिंग एक्शन की बात की गई है कि सोप और डिटर्जेंट में क्लीनिंग एक्शन कैसे होती है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप एग्जामिनेशन में, पढ़े हैं ना, कि किस प्रकार से जो ये बताया गया आपको C17 लिख लीजिएगा। इसमें ये C+O- ये हाइड्रोफिलिक नेचर होता है और ये हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, पहले बताया गया है। और जो सोप है उसमें जो ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे सोडियम का या पोटेशियम का साल्ट होता है, ये इस प्रकार से लंबी टेल C+O- का इसके साथ जुड़ता जाता है। तो क्या कहते हैं अपन रखें, बोलिए। इस प्रकार से ये लंबी चेन जुड़ने से क्लीनिंग एक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज का, लायोफिलिक और लायोफोबिक नेचर जो है दोनों अलग अलग का, ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए एक दूसरे के साथ कलेक्ट हो जाते हैं। और जब डर्ट जो है उसके साथ, जो डर्ट उसमें लगी हुई है, उस डर्ट पे जुड़ करके लायोफिलिक पार्ट उसे हैवी कर देता है, तो आप हल्का सा भी शाक मारते हैं, लाइट शाक पर भी वो डस्ट पार्टिकल के साथ ये पूरा
सेपरेट हो जाता है। कौन? COO- के साथ में पूरा जो ऑर्गेनिक चेन है 17 और 17 कार्बन का। कोई कंफ्यूजन? जो पहले पढ़ चुके हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ मिशिल फॉर्मेशन पढ़ा नहीं है? मिशिल फॉर्म होते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म्स are prepared by coating and emulsion of the light sensitive silver bromide in gelatin over glass plates or celluloid films। जो फोटोग्राफिक प्लेट की बात करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का कोलाइडल पार्टिकल, सिल्वर CaGBr का जो कोलाइड पार्टिकल है वो ग्लास के ऊपर चढ़ाया जाता है और उससे फोटोग्राफिक प्लेट बनाई जाती है। रबर इंडस्ट्री जो होता है, रबर के जो प्लांट होते हैं उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल मिलता है, जो सोल्यूशन मिलता है, वो सोल्यूशन नेगेटिव चार्ज होता है। भाई रबर के पौधे से मिलता है ना, लिक्विड टपकता है जिस प्रकार से। अब बच्चे रबर का पेड़ तो नहीं देखे होंगे, नहीं सुने होंगे, लेकिन बहुत से बच्चों ने एक्सपेरिमेंटली देखा होगा, क्योंकि सभी बच्चे वन प्लेस टू अनदर प्लेस जर्नी करते हैं। सड़क के किनारे एक ताड़ का भी वृक्ष होता है। ताड़ के वृक्ष में गर्मी के दिनों में, अप्रैल मई जून के महीने में स्पेशली, खजूर के पेड़ में तो इस समय भी आप देख लेंगे कहीं कि छोटे छोटे घड़े बधे हुए होते हैं। लगता है कोई फल लगा हुआ है, लटका हुआ है, इतना बड़ा बड़ा सा घड़े बधे रहते हैं, वो फल नहीं होते। बच्चे तो देखेंगे दूर से कहेंगे कि ये कौन सा घड़े जैसा फल लगा हुआ है। वो फल नहीं होता है, वो वास्तव में घड़ा होता है। और वो घड़ा कैसे पेड़ में घड़े का फल लगेगा? आप सोचते होंगे ये भी नहीं, ऐसा नहीं है। पेड़ में, ताड़ के पेड़ में घड़े का फल नहीं लगता। उस घड़े को कोई एक ह्यूमन बीइंग, अरे एनीवन, उस पेड़ के ऊपर चढ़ के जाता है और घड़े को बांध के आता है, बांधता है उसको। अब वो कैसे बांधता है उनसे पूछ लीजिएगा, कहीं बांधने वाला मिल जाएगा तो आपको जानकारी पूरी हो जाएगी। दरअसल मैं भी कभी पूछ नहीं पाया इन सारी, कभी अब की बार मिलेंगे तो पूछेंगे जरूर भैया कैसे बांधते हो, जैसे बच्चों को बताना है आपको। चलिए ठीक है। तो उसमें निकलती क्या है? बर्ड्स निकलती हैं, बर्ड्स। उन बर्ड्स को वो काट देता है ताड़ के वृक्ष में। वो भी वही सेम फेनामेना है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको, सेम फेनामेना। उसको काट देता है तो उसमें से पूरी रात फ्लूइड टपकता रहता है, बूंद बूंद करके, और फिर घड़े को उतार करके ले आता है। उसी जगह पे दूसरा घड़ा बांध देता है। उस घड़े को उतार के आ जाता है दूसरे दिन। उसको ताड़ी उसमें, उस ताड़ के पेड़ से निकलने वाले को ताड़ी बोलते हैं। बहुत से लोग उसका यूज करते हैं। वो प्रॉपरली नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लोकल वहाँ के लोग होते हैं उसको नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे वहाँ पर आप चीरा मार करके और उसके फ्लूइड को प्राप्त करते हैं, रबर के प्लांट में भी चीरा मार करके आपका बर्तन बना रहता है, उसमें से लिक्विड निकल करके आता है। उसको आप बहुत देर तक रख देंगे तो आप जानते हैं कि पौधे से जो निकलता होगा उसमें सेलुलोज होगा। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होगा। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमेराइजेशन करके मिलता है। ग्लूकोज होगी। तो भैया खाने की चीजें ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, तो बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे। बोलिए खा जाएंगे नहीं खा जाएंगे? तो खा जाएंगे तो आपको रबर कहां से मिलेगा? इसीलिए जैसे ही आप उसमें से निकालते हैं तो उसका पहले टेस्ट कर लेते हैं, पता लग जाता है। टेस्ट करके तो एक बार बता दिया गया कि ये नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। उसमें पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट तुरंत ऐड कर देते हैं। और जिस प्रकार से आप दूध में फिटकरी मिला देते हैं तो पनीर बाहर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से उस रबर का जो सॉल्यूशन मिला हुआ है उसमें जब आप फिटकरी मिला देंगे तो रबर बाहर आ जाता है। प्रॉब्लम कोई? और रबर को फिल्टर करके आप बाहर निकाल लेंगे। रबर, उस रबर को आप जब जो भी चाहें उसका बना सकते हैं, उसे कहेंगे नेचुरल रबर। लेकिन वो नेचुरल रबर अगर आप रखेंगे ना
तो कुछ ही दिन रुकेगा, क्योंकि नेचुरल है, इसलिए बैक्टीरिया उसको खाने पहुंच जाएंगे। जैसे कच्ची लकड़ी को खाने के लिए कीड़े आ जाते हैं, इसीलिए उस रबर का वल्केनाइजेशन किया जाता है। उसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड मिला करके वल्केनाइजेशन किया जाता है। हमने देखा है कि इस साल उस चैप्टर को ही काट करके बाहर निकाल दिया गया, पॉलीमर इस साल के लिए बाहर कर दिया गया है। कोई बात नहीं है, आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे दे रहा हूँ। अगले साल आपको जब सेल्फ स्टडी करना होगा तो उसमें आप जो कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे उसे स्पेशली कर लीजिएगा, लेकिन इस साल बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये जो स्टडी है आपको करनी पड़ेगी, इन फ्यूचर कर लीजिएगा। तो रबर इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसका वल्केनाइजेशन करते हैं, जिससे कि उसमें एक दूसरी चीज आ जाती है। एक बांड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा सल्फर या नाइट्रोजन के बांड आ जाते हैं, इससे उसकी स्टफनेस अर्थात कठोरता बढ़ जाती है। साथ साथ बैक्टीरिया, जिस प्रकार से लकड़ी, कच्ची लकड़ी और पक्की लकड़ी, कच्ची लकड़ी को खा जाते हैं कीड़े, लेकिन पक्की लकड़ी को नहीं खाते, शीशम की लकड़ी को, तो उसी प्रकार से पक्की लकड़ी में बदल जाता है, जिससे कि उसको बैक्टीरिया आसानी से नहीं खा पाते। वल्केनाइजेशन इसी का नाम। तो ये रबर इंडस्ट्री में इस प्रकार से कोगुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, पेंट, लिंक, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, सिंथेटिक प्लास्टिक की मैंने बात किया अभी, वो भी आपने देख लिया। रबर, ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट, सीमेंट एक्सेट्रा ऑल आर कोलाइडल सॉल्यूशन। ये सभी कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में इसीलिए चिपकते हैं, आप सब जानते हैं, कोई बताने की चीज नहीं। अगला चीज है, इंटेक्स क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन दी हार्डी सुलझला। तो ये आपको हमने पहले बता दिया है पिछले क्लास में कि हार्डी सुलझला में ये मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। वहाँ पर उन्होंने केवल इलेक्ट्रोलाइट की बात किया था कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन में अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है तो कोगुलेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। लेकिन उसमें एक मॉडिफिकेशन ये किया जा सकता है कि अपोजिट चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को मिलाने पर दोनों का कोगुलेशन हो जाएगा, इतनी सी बात है। नॉट ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड, opposite charge colloidal solutions are also used for the purpose of coagulation. It is the modification. Why is it essential to wash the precipitate with water before estimating it quantitatively? The precipitates may be contaminated by the adsorbed particles of the electrolyte or impurities. Hence, it should वास्ट बिफोर एस्टिमेशन। तो ये सब पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। समरी आप स्वयं पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर को पढ़ा दिया गया है। और जो दिक्कत होगी उसे पूछेंगे। एक्सरसाइज में कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, सब पूरी थ्योरी थी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको डिस्कशन करना है विदाउट एनी एजिटेशन, यू कैन डिस्कस अबाउट एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। एनी प्रॉब्लम? तो आज ये हम एक्सरसाइज आपका खत्म करते हैं, और जो प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज में उसको आप पूछ लीजिए। कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, सब थ्योरेटिकल है, पूरी थ्योरी क्लियर कर दिया गया है। आप देख करके आप जो पढ़ाया गया उसमें से देखिए और पूरा आंसर आपको मिलता रहेगा। फिर भी डायरेक्ट कोई क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप तुरंत कॉन्टैक्ट करिए, नंबर आपके पास है, ठीक है। तो आज बंद करते हैं, आज का क्लास ओवर, एज वेल एज दिस यूनिट इज ऑल्सो बीइंग ओवर टुडे। Thank you very much. See you again.